मोस्ट वेलकम आवर मैराथन। हम अभी मैराथन देख रहे थे इन्वायरमेंटल का, जिसमें ऑलरेडी अपना 8 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अपना ये वीडियो नंबर 9 है। ये 1 आवर्स का लगभग वीडियो होंगे, बाकी सब 30 मिनट्स का था। तो जब तक हम इसे वीडियो को चलाते हैं, आप बने रहिए और ध्यान दीजिए। इसमें उसी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में आएंगे। अपना चल रहा था ट्रीटमेंट ऑफ रो वाटर, यूनिट नंबर 4। इसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ रो वाटर को ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अपना जानते होंगे कि जब ट्रीटमेंट ऑफ रो वाटर करते हैं ना, तो डिसइंफेक्शन होता है ना, वो लास्ट ट्रीटमेंट होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ रो वाटर का सबसे लास्ट प्रोसेस क्या होता है, तो डिसइंफेक्शन हो जाता है। ओके ना, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं डिसइंफेक्शन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है डिजीज काउजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम रिमूव कैसे करते हैं, तो डिसइंफेक्शन से करते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि डिजीज काउजिंग जिससे रोग होता है ना, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए हम डिसइंफेक्शन करते हैं। ओके, आगे क्या पॉइंट है वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। कहने का मतलब है अगर बाय द वे सारा के सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देते हैं तो उसको कहते हैं हम स्टेरिलाइजेशन। ये बात आप ध्यान में रखिए कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे डिसइंफेक्शन कर रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर रहे हैं, तो उसी तरह कहने का मतलब है कि अगर बाय द वे आप पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देते हैं तो उसे हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। ओके, आगे आता है डिसइंफेक्शन इज कैरिड आउट बाई। कहने का मतलब है डिसइंफेक्शन कर रहे हैं तो कैसे कैसे कीजिएगा, कैरिड आउट कैसे कीजिएगा, उसके बारे में स्टडी करना है। देखिए यहाँ पे पहले फिजिकल डिसइंफेक्शन, थोड़ा सा वेंट करके कॉपी दिखा रहे हैं यहाँ पे। पहला है फिजिकल डिसइंफेक्शन और आगे देखेंगे केमिकल डिसइंफेक्शन। तो पहले देखना है इसमें कि फिजिकल डिसइंफेक्शन जो होता है ना कैसे करते हैं, तो बॉइलिंग करके और यूज अल्ट्रा वायलेट रे। दो बात है इसमें, फिजिकल जब कीजिएगा ना आप तो दो बात ध्यान में रखना है, बॉइलिंग करके अल्ट्रा वायलेट रेज से। आंख बंद कीजिए, अच्छे से सोचिए कि हम क्या बातें कर रहे हैं। तो फिजिकल डिसइंफेक्शन, हम फिजिकल डिसइंफेक्शन की बात कर रहे हैं तो फिजिकल डिसइंफेक्शन करते हैं बॉइलिंग से और अल्ट्रा वायलेट रे से। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है केमिकल डिसइंफेक्शन, इसको में देखते हैं क्या हमको स्टडी करना है। तो इसको में भी 3 बातें स्टडी करनी है। पहला एसिडिक एंड एल्कलीज, इससे हम आपको केमिकल डिसइंफेक्शन करेंगे। फिर मेटालिक आयन से करेंगे, फिर ऑक्सीडिंग एजेंट से करेंगे। तो 3 बात आपको कंफर्म हो चुका होगा कि कैसे कैसे करना है। पहले एसिडिक अल्कलाइज से करेंगे, फिर मेटालिक आयन से करेंगे, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करेंगे। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। माइनर ट्रीटमेंट मेथड, कुछ कुछ ट्रीटमेंट का मेथड है। माइनर डिसइंफेक्शन हो गया, उसके बाद आपका कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट बच्चा है अपना वाटर के लिए, उसको हम देखते हैं अच्छे से। ओके ना, तो ट्रीटमेंट विथ ओजोन, O3, ओजोन जानते होंगे O3, इससे हमको ट्रीटमेंट करना है। तो इसमें क्या खास बातें हैं याद रखिए। सबसे पहला ये बात याद रखना होगा आपको कि ट्रीटमेंट ऑफ ओजोन करते हैं ना, तो ये भी डिसइंफेक्शन का ही पार्ट है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रीटमेंट विथ ओजोन किसका मतलब है, तो ओजोन का ही है। ओजोन सॉरी माने डिसइंफेक्शन का ही है। तो हम ट्रीटमेंट ऑफ ओजोन या तो O3 से हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो डिसइंफेक्शन ही समझिए करते हैं, डिसइंफेक्शन का ही पार्ट है। ये बात पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं O3 को। इट इज अ स्ट्रॉन्ग हाई ऑक्साइडिंग एजेंट। कहने का मतलब है यह स्ट्रॉन्ग है और हाई ऑक्सीडिंग एजेंट है। ओके ना, इट इज हाईली अनस्टेबल, यह बहुत अनस्टेबल होता है। ओके, नॉर्मली डोज 2 से 3 mg/लीटर। ये भी बात याद रखना है कि आपको ओजोन का कितना डोज होता है, तो 2 से 3 mg/लीटर होता है। तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ ओजोन में क्या बताएं, सबसे पहले कि ऑक्साइडिंग एजेंट है आपका ये O3 और भी स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट है। फिर हाईली अनस्टेबल होता है, दूसरा बात। तीसरा बात इसका नॉर्मल डोज होता है 2 से 3 mg/लीटर। ओके, आपको ये बात याद रखना है और आपको ये समझ में आ चुकी होगी कि क्या क्या खास बात है। आगे चलिए, आगे है ट्रीटमेंट विथ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसमें हम क्या बातें करेंगे कि ट्रीटमेंट विथ KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ट्रीटमेंट अगर बात करना है आपको कि KMnO4 से करना है, पोटेशियम पर मैग्नेट से करना है, तो उसमें क्या होगा इसका देखिए खास बात।
वेल वाटर सप्लाई, कहने का मतलब जो कुआं होता है ना उसका वेल वाटर सप्लाई, उसका पानी को सप्लाई करने के लिए हम KMnO4 का यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। ओके, वाटर नॉट यूज्ड 48 आवर्स, कहने का मतलब अगर बाय द वे वेल है आपका, कुआं है, उसको आप पानी को साफ किए काची से KMnO4 से, तो उसको 48 घंटे तक आपको पानी को यूज नहीं करना है और नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल डोज 1 से 2 mg पर लीटर डोज आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कितना डोज होता है, तो ट्रीटमेंट विथ KMnO4 का 1 से 2 mg पर लीटर हो जाता है। लास्ट पॉइंट है, इट रिमूव 98% ऑफ बैक्टीरिया एंड 100% रिमूव कॉलरा कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉलरा कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 100% रिमूव करता है। तो ये बात खास हो गई कि आपको 98% बैक्टीरिया को रिमूव कर रहा है, जो भी बैक्टीरिया उसको 98% रिमूव कर रहा है KMnO4, और 100% कॉलरा कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दे रहा है। तो यहाँ पे दो को देखें हम, पहला देखें O3 ओजोन, अब देखें KMnO4, तो दोनों में खास खास बात है, उसको हम बता देते हैं फिर से एक बार रिपीट करके। ओके ना, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या क्या खास बातें हैं, सो केयरफुली आप ध्यान देते रहिए। हाँ, इसमें पहला नंबर में O3 में सबसे पहले बात याद रखना है कि ऑक्साइडिंग एजेंट है और भी बहुत हैवी वाला है। ओके ना, हाई अनस्टेबल है और इसका डोज 2 से 3 mg पर लीटर होता है। ओके, और जो ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं हम ना, ये O3 से, ये भी एक डिसइंफेक्शन का ही पार्ट है O3 वाला। ट्रीटमेंट विथ KMnO4, इसमें कहाँ यूज करते हैं KMnO4 का, तो वेल सप्लाई में, मैंने कुआं को पानी को साफ सुथरा करने में। अब इससे हम कुआं का पानी साफ सुथरा किए KMnO4 से, तो 48 घंटा तक हम पानी को यूज नहीं कर सकते हैं। फिर 1 से 2 mg पर लीटर इसका डोज हो जाता है। ये 98% बैक्टीरिया को रिमूव करता है, 100% कॉलरा काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देता है ए KMnO4। ओके, अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट्स है। तो इसमें पॉइंट्स आ गया यही, अगर KMnO4 वाला में बात किए तो उसी में अगर रिमेनिंग पार्ट्स वाला पॉइंट्स है, सो देखिए, इट पिंक कलर डाइफर इज सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन वाटर, कहने का मतलब है अगर पानी को उसमें मतलब डालें आप KMnO4, उसके बाद आपका पिंक कलर हो गया, तो उसका मतलब क्या समझना है, सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है या तो ऑर्गेनिक मैटर को शो कर रहा है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर बाय द वे हम कुआं में KMnO4 मिलाए हैं, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाए हैं, उसके बाद वो पिंक कलर शो कर रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ कि वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर को शो कर रहा है। ओके, अब आगे देखते हैं मेजर मेथड ट्रीटमेंट। यहाँ से जो मेथड इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेथड स्टार्ट होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं इसमें याद रखना है, सिर्फ पीएच का वैल्यू अगर कम होगा तो क्या होगा और ज्यादा होगा तो क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आइए हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। अगर पीएच 5 से ज्यादा होता है तो उसको हाइड्रोक्लोरस एसिड बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं। तो आंख बंद कीजिए, सोचिए कि अगर मेरा पीएच 5 से ज्यादा है तो हाइपोक्लोरस एसिड बन रहा है, ज्यादा है तो हाई हो गया, ऐसे रिलेट करके सोचिए कि ज्यादा है तो हाई हो गया। तो अगर बाय द पीएच क्लोरीन से कर रहे हैं, ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि दो तरह से ट्रीटमेंट होता है, वो क्लोरामाइंस से भी होता है, हम क्लोरीन से कर रहे हैं। तो अगर बाय द क्लोरीन से कर रहे हैं, आपका पीएच रेंज 5 से ज्यादा है तो हाइपोक्लोरस हो जाएगा। अगर बाय द क्लोरीन 8 से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, हाइपोक्लोराइड हो जाएगा, हाइपोक्लोराइड आयन हो जाएगा। कब, जब आपका पीएच ज्यादा हो जाएगा, कितना से, 8 से ज्यादा हो जाएगा तो हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। अगर बाय द वही 7 से कम गया तो रिमेंस HCl रिमेंस से, तो कह रहा है कि फिर से वही हाइपोक्लोरस एसिड में चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे कि HCl हो गया ना, तो वही बोल रहा है HCl रिमेंस इन वाटर, जैसे ये OCl बन गया, हाइपोक्लोराइड आयन बन गया, लेकिन अगर 7 से कम गया पीएच तो फिर से वही पे हाइपोक्लोरस एसिड बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि हम क्या क्या कहना चाहते थे। सो फिर से एक बार रिपीट करते रहें कि अगर बाय द वे पीएच का वैल्यू 5 से ज़्यादा होगा तो उसको हाइपोक्लोरस एसिड बोल देंगे, अगर बाय द वे 8 से ज़्यादा होगा तो हाइपोक्लोराइड आयन बोल देंगे, HOCl होगा हाइपोक्लोरस एसिड, और हाइपोक्लोराइड OCl माइनस हो जाएगा। ओके, लेकिन वही बोल रहा है वो, यहाँ पर ऑब्जेक्शन आ गया कि पहले तो 5 से ज़्यादा किए, 8 से ज़्यादा किए, लेकिन 7 से कम हो गया तो वही आपका जो हाइपोक्लोराइड हो गया OCl माइनस, वो फिर से चेंज हो जाएगा HOCl माइनस हाइपोक्लोरस एसिड में। ओके ना, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, पिछले वीडियो में हम डील नहीं कर पाए थे इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं। HOCl इज मोर डिस्ट्रक्टिव रिजेंट्स 80 टाइम्स ऑफ द OCl, कह रहा है ना कि HOCl है, हाइपोक्लोरस एसिड है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रिएजेंट है, 80 टाइम
मतलब 80 टाइम आपको डिस्ट्रक्टिव है। किससे? तो हाइपोक्लोराइड आयन से। देखिए OCl- से। सो आप ध्यान दीजिए कि ज़्यादा डेंजरस कौन है, हाई डेंजरस कौन है, डिस्ट्रक्टिव कौन है, तो HOCl। जैसे HOCl में देखिए नंबर ऑफ लेटर्स भी ज़्यादा है, इसमें कम है, तो HOCl आपका ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है OCl- से। ओके, अब यहाँ पे कोई खास बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्लोरोमाइंस में। जैसे अभी देखे ना क्लोरीन, उसी तरह से क्लोरोमाइंस होता है, ये भी उसी तरह का पार्ट्स है, और इसमें भी पीएच से ही क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए पहले नंबर तो देखिए, अगर बाय द NO2 है ना तो अब मोनोक्लोरामाइन कह रहे हैं, NO3 है ना तो डाइक्लोरामाइन कह रहे हैं, और सॉरी अगर NO2 तो 1 है तो मोनोक्लोरामाइन बोल रहे हैं, 2 है तो डाइक्लोरामाइन बोल रहे हैं, 3 है तो ट्राइक्लोरामाइन बोल रहे हैं। ओके ना, इसी से अपना तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले देखिए, अगर बाय द पीएच 7.5 से कम हो गया तो उसको 1 को मान के मोनोक्लोरामाइन मानेंगे। अगर बाय द पीएच 5 और 6.5 के बराबर है तो डाइक्लोरामाइन बोलेंगे। अगर 4.4 से कम गया पीएच तो ट्राइक्लोरामाइन बोलेंगे। तो आप ध्यान लगाइए, अच्छे से सोचिए कि 7.5 बोला ना, तो 7.5 से ज़्यादा हो गया आपको पीएच वैल्यू, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, तो मोनोक्लोरामाइन। ज़्यादा है तो अपने मन से सोचेंगे, अपने मन से करेंगे और मोनोक्लोरामाइन बोलेंगे। तो याद कीजिए कि अगर पीएच 7.5 से ज़्यादा हो जाता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लोरामाइन। ज़्यादा है, इसके पास सब कुछ ज़्यादा है तो अपना मन से कर रहा है। ओके ना, तो उसी तरह से 7.5 का वैल्यू, पीएच का वैल्यू 7.5 से ज़्यादा हो जाता है तो मोनोक्लोरामाइन बोलते हैं, और 5 से 6.5 तक हो जाता है तो डाइक्लोरामाइन बोलते हैं, और 4.4 से ज़्यादा कम हो जाता है तो ट्राइक्लोरामाइन बोलते हैं। कम है तो ट्राई कीजिए आप। ओके ना, जैसे आप यहाँ पर रिलेट कीजिए मोदी गवर्नमेंट का। अगर बाय द वे मोदी गवर्नमेंट के पास सीट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है तो अपन मन के करता है, कुछ भी ला देता है नियम। तो इसी तरह 7.5 से ज़्यादा हो गया पीएच तो मोनोक्लोरामाइन, अगर 5.6 के बराबर हो गया तो डाइक्लोरामाइन, अगर 4.4 से कम हो गया तो ट्राइक्लोरामाइन। आई मीन कम है, जिसके पास से फिर से ट्राई करे, चुनाव लड़े, उस तरह की बातें हो गई। सो आपको याद हो गया होगा तीनों बातें। आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। तो 3 को फॉर्म होता है, फ्यूरी क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरामाइंस, क्लोरीन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसको हम डिटेल नहीं देखेंगे, बस इसका नाम जान लेते हैं फॉर्म्स को। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है, इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे आगे बढ़ते हैं तो सीक्वेंस पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो क्लोराइड डाइऑक्साइड जो होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा हो जाता है। हाइपोक्लोरस होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, उससे कम हो जाता है, उसके बाद एक क्लोरामाइन उससे कम होता है, उससे कम OCl हो जाता है, Cl2 हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, हमें तो पता नहीं है कहाँ पूछा जाएगा, भगवान आपको हिम्मत दे जानने का कि कहाँ पूछा जाएगा। ओके, अब आया यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा, नो मजाक नो मस्ती। ओके ना, सो ध्यान दीजिए। टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन, तो टाइप्स ऑफ क्लोरीनेशन पूछ रहा है, तो पहला है प्लेन क्लोरीनेशन, फिर होगा प्री क्लोरीनेशन, फिर हुआ पोस्ट क्लोरीनेशन, फिर हुआ डबल क्लोरीनेशन, फिर हुआ सुपर क्लोरीनेशन, फिर हुआ डीक्लोरीनेशन, फिर हुआ ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। 7 पॉइंट है, इसको सातों को स्टडी करना है जस्ट। ओके, पहले आया प्लेन क्लोरीनेशन। तो प्लेन क्लोरीनेशन जो है ना पूरी तरह से प्लेन है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, एकदम मस्त है, ठीक है ना। तो प्लेन क्लोरीनेशन, इफ मिनिमम इम्प्योरिटीज कंटेंट सो इट्स प्रोसेस इज डन। देखिए मिनिमम इम्प्योरिटीज है, कुछ नहीं है तो मस्त है। तो मिनिमम इम्प्योरिटीज कंटेंट सो इट्स प्रोसेस इज डन। अगर मिनिमम मतलब इम्प्योरिटीज कंटेंट रहेगा तो प्लेन क्लोरीनेशन इज डन हो जाएगा। ओके ना, तो जहां भी प्लेन क्लोरीनेशन की बात आए प्लेन का, तो समझिए कि उसमें मिनिमम इम्प्योरिटीज रहेगा। वेन नो एनी ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट क्लोरीनेशन, कहने का मतलब है प्लेन क्लोरीनेशन में कोई भी अदर ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, आगे देखिए प्री क्लोरीनेशन आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या है यहाँ पे आपका। सो बेंड करते हैं कॉपी, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ओके ना, सो देखिए क्या है, थोड़ा सा और बेंड करके दिखाते हैं आपको। प्री कोलोनेशन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा प्री कोलोनेशन, ये देखिए आया प्री कोलोनेशन। इट इज प्रोसेस अप्लाइंग क्लोरीन टू द वाटर बिफोर फिल्ट्रेशन बिफोर सेडिमेंटेशन। प्री कोलोनेशन में कह रहा है ना कि हम क्लोरीन को अप्लाई करेंगे कब, फिल्ट्रेशन से पहले और सेडिमेंटेशन से पहले। प्री कोलोनेशन में पहले हम कब, फिल्ट्रेशन से पहले सेडिमेंटेशन से पहले प्रोवाइड कर देंगे। रो वाटर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, मैंने प्री कोलोरेशन जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज कंटेंट किए हुए रहते हैं। ओके ना, सो
आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट है आगे। पॉइंट है हाँ, यही कह रहा है कि प्री कोलोरेशन में लार्ज इम्प्योरिटीज कंटेंट की हो रहता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है पॉइंट्स में, ओके ना। आगे पॉइंट देखते हैं, पोस्ट कोलोरिनेशन। तो पोस्ट कोलोरिनेशन में क्या है, व्हेन क्लोरिनेशन इज लास्ट ट्रीटमेंट गिवन वाटर इज नोन एज पोस्ट क्लोरिनेशन। जो लास्ट ट्रीटमेंट जो होता है ना, उसे हम पोस्ट कोलोरिनेशन कहते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द डोज शुड बी सच दैट रेसिडुअल क्लोरीन इज लेफ्ट अदर डी इन्फेक्शन अबाउट 0.2 mg पर लीटर आफ्टर कंटेंट पीरियड 10 मिनट। प्रभु हमें समझ में नहीं आया, आप समझ लोगे, ओके। अब आगे आता है डबल कोलोरिनेशन। डबल कोलोरिनेशन व्हेन द बोथ प्री और पोस्ट कोलोरिनेशन इज सिमिचुअसली, मतलब लगातार, कौन, प्री और पोस्ट, जैसे प्री पढ़े और पोस्ट पढ़े और दोनों को सिमिचुअसली लगातार एक प्रोसेस होते रहेगा तो उसको बोलेंगे हम डबल कोलोरिनेशन, दोनों लगातार होगा तो। आगे देखिए सुपर कोलिनेशन। तो इसमें कुछ नहीं जानना है चाचा, डायरेक्ट आप इसमें याद रखिए कि अगर ब्रेक पॉइंट के बाद अगर क्लोरीन को हम प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम सुपर कोलिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लोरीन इज एडेड बियॉन्ड द ब्रेक पॉइंट। हाँ, ब्रेक पॉइंट के बाद ऐड करेंगे तो उसे हम सुपर कोलिनेशन बोलेंगे, ओके। अब आया डी कोलोरिनेशन। तो आपको डी के मतलब जहां भी डी कहा ना तो उसको समझिए कि उसमें से कुछ ना कुछ निकालना है, कुछ अंदर नहीं करना है, निकाल देना है, बाहर निकाल दीजिए उसको, ओके ना। उसमें कुछ मिलाना उलाना नहीं है, बाहर कर देना है, सीधे भगा देना है। तो डीक्लोरिनेशन बोला ना, व्हेन द एक्सेस क्लोरीन इज अवेलेबल इन वाटर देन प्रोसेस रिमूवल दिस एक्सेस क्लोरीन इज नोन एज डीक्लोरिनेशन। देखें बोले ना, एक्सेस क्लोरीन अगर बाय द वे आपको है उसको रिमूव करना है तो उसको हम डीक्लोरिनेशन बोलते हैं, ओके ना। द reagent which added in the water carry decolorization is known as decolorizing agent। मतलब डिकोलोराइजेशन करने के लिए जो मत ऐड होता है उसको हम डिकोलोराइजेशन एजेंट बोलते हैं, ओके ना। आगे देखिए कॉमनली यूज्ड डिकोलोराइजेटिंग एजेंट, माने कौन कौन सा डिकोलोराइजेटिंग एजेंट के रूप में यूज हो जाता है जो फेमस है। देखिए यहाँ पे दो को यहाँ पे फेमस है जो पूछा जाता है, सोडियम थायोसल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों एसी से है। डिक्लोराइनेशन में एजेंट में ऐड हो रहा है दोनों, तो सोडियम थायोसल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों है से आपका एस से नाम है। आंख बंद कीजिए, ध्यान लगाइए थोड़ा सा और याद कीजिए डिकोलोराइजेशन एजेंट को। सोडियम थायोसल्फेट पहला हुआ, सोडियम थायोसल्फेट, फिर हुआ सोडियम डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट फिर हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, ओके। ये दोनों याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, वही कह रहा है कि ब्रेक पॉइंट्स के बाद अगर हम ऐड कर देते हैं, देखिए जैसे ही कह रहा है ब्रेक पॉइंट के बाद हम ऐड कर देते हैं तो सुपर कोलोरेशन बोल देते हैं। आगे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट नोट पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है, क्लीनिंग अप्लाई आफ्टर द ब्रेक पॉइंट, क्लोरीन अप्लाइड आफ्टर द ब्रेक पॉइंट जब को हम सुपर कोलोरेशन बोलते हैं। लिखा हुआ है नीचे देख लीजिएगा, वहाँ पे भी एक पॉइंट वही है कि ब्रेक पॉइंट के बाद अप्लाई करेंगे तो सुपर कोलोरेशन कहलाएगा, बहुत सारा लिखा हुआ है। अब आइए यहाँ पे एक आई बातें जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हम इसको सीधा करते हैं पकड़ के अभी के अभी, ओके ना। आप भी मिलके सीधा करने में मदद कीजिए। तो आइए, टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडुअल क्लोरीन। अगर जो भी हम क्लोरीन का काम इतना सारा किए हैं, क्लोरीन 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 रट्टा मार दिए, तो उसमें क्लोरीन पानी में कुछ ना कुछ बच ही नहीं जाएगा। इतना क्लोरीन क्लोरीन कीजिएगा तो बच जाएगा। तो उसको बचा हुआ क्लोरीन को निकालने के लिए या उसको जानने के लिए कौन कौन टेस्ट करेंगे, ये टेस्ट में पूछ लेता है डायरेक्ट। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें जितना टेस्ट वगैरह होता है ना, उसको पहले ध्यान दीजिए कि कौन टेस्ट केकरा ला करते हैं। यही क्वेश्चन कभी कभी घुरा देता है, सबसे इजी क्वेश्चन बनता है इससे। तो ऑर्थोलिडिन टेस्ट, जैसे देखिए ऑर्थोलिडिन टेस्ट है ना, उसको करते हैं पहला। फिर हुआ स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, फिर आया डीपीटी टेस्ट, फिर आया क्लोरोटेक्स टेस्ट। तो आप याद कीजिए अच्छे से, पहले कौन है, ऑर्थोलिडिन टेस्ट, फिर स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, फिर डीपीटी टेस्ट, फिर क्लोरोटेक्स टेस्ट। 4 टेस्ट होता है, कौन कौन, ऑर्थोलिडिन टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, फिर डीपीटी टेस्ट, फिर क्लोरोटेक्स टेस्ट। 4 टेस्ट होता है। सो आप देखिए, आप टेस्ट को अच्छे से याद कर लोगे। अब देखिए टेस्ट में क्या होता है। तो पहले नंबर हुआ ऑर्थोलिडिन टेस्ट। तो ऑर्थोलिडिन टेस्ट में सबसे बात ये याद रखना है कि इसमें 10 ml क्लोरीनेटेड वाटर हम रखते हैं। कितना, 10 ml, कौन में,
ऑर्थोलेडेन टेस्ट होता है ना, उसमें 10 ml क्लोरीनेटेड वाटर रखते हैं, ओके ना। फिर 0.1 ml अर्थोलोडिन सॉल्यूशन रहता है। तो आप ये बात याद रखिएगा डायरेक्टली कि आपके पास जो भी होता है, जो भी काम होते हैं, उसमें ये बात आपको याद रखना है कि अगर बाय द वे कोई भी बातें यहाँ पे हो तो अर्थोलिडिन टेस्ट कीजिएगा। अर्थोलिडिन टेस्ट, तो उसमें क्या बात ध्यान रखना है, तो अर्थोलिडिन टेस्ट में आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर बाय द वे वो टेस्ट कर रहे हैं तो 10 ml क्लोरीनेटेड वाटर होना ज़रूरत है, ओके ना। वो होना ज़रूरत है कितना, 10 ml, और 0.1 ml अर्थोलिडेंट सॉल्यूशन भी होना ज़रूरत है, ओके ना। सो आपको ये बात कंफर्म हो चुकी होगी कि क्या क्या ज़रूरत है इसमें। पहला ज़रूरत है 10 ml क्लोरीनेटेड क्या 10 ml क्लोरीनेटेड वाटर और 0.1 ml अर्थोलिडेंट सॉल्यूशन, ओके ना। तो एक दोनों बात याद रखने लायक है आपको कि ऑर्थोलिडेंट टेस्ट में 10 ml क्लोरीनेटेड वाटर होता है, 0.1 ml अर्थोलिडेंट सॉल्यूशन होता है। आगे क्या इसका पॉइंट है वो देख लेते हैं। R1 R2 है, 5 सेकेंड में फ्री क्लोरीन और 5 मिनट में फ्री क्लोरीन प्लस कंबाइंड क्लोरीन। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, उसको देख लीजिएगा क्या है लास्ट पॉइंट, थोड़ा अच्छे से डील करते हैं। ये वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, इसको हम अभी स्टॉप करेंगे, बस इसको देख लेते हैं। तो इफ कलर काउजिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन वाटर देन आरसीमेट अर्थोलिडिन टेस्ट करते हैं, आरसीमेट अर्थोलिडिन टेस्ट करते हैं। कहने का मतलब है अगर बाय द वे आपका पानी में पानी में कलर काउजिंग कंपाउंड है, अगर बाय द वे पानी में जो है उसमें कलर काउजिंग पॉइंट है, तो उसके लिए हम अर्थोलिडिन आर्सेमेट नहीं करेंगे, उसमें आरसेमेट अर्थोलिडिन टेस्ट का हम यूज करेंगे, आरसेमेट अर्थोलिडिन टेस्ट का यूज करेंगे, ओके ना। तो ये बात आपको कंप्लीट हो चुकी होगी कि अगर बाय द वे कलर काउजिंग कंपाउंड रहेगा तो आरसेमेट अर्थोलिडिन टेस्ट का हम यूज करेंगे। अब आगे आता है स्टार्च टेस्ट। तो स्टार्च टेस्ट में हम देखेंगे क्या है स्टार्च टेस्ट। सो 1 मिनट, ओहो सॉरी, शायद पुश ही करना पड़ेगा। चलिए बिना पुश किए काम चल जाएगा तो अच्छी बात है, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, ओके। शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, हम दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, थैंक्स गॉड। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना क्या था बताए थे, यहाँ पे 4 टेस्ट था। तो अगला टेस्ट क्या है आपका, देखिए अगला टेस्ट है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। तो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट में क्या करेंगे हम उसको देखना है। पहले नंबर स्टार्च आयोडाइड टेस्ट में जो होता है ना, ब्लू कलर कम्प्लेक्स को बनाया जाता है। तो ब्लू कलर कम्प्लेक्स जो बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, पहले देखिए 1 लीटर सैंपल, 1 लीटर ऑफ सैंपल, पहले 1 लीटर सैंपल लेना है, ओके ना, प्लस 100 ml ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी 100 नहीं है 10 है यार, सॉरी वीडियो में डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्टर्ब हो रही है। पहले देखिए आप 1 लीटर ऑफ सैंपल प्लस 10 ml KI पोटेशियम आयोडाइड प्लस 5 ml स्टार्च, और सबको मिला के ब्लू कलर कम्प्लेक्स बनाते हैं। किसकी बनाते हैं, ब्लू कलर कम्प्लेक्स बना देते हैं, ओके ना। तो पहले आप ध्यान दीजिए क्या क्या मिला के बनाते हैं ब्लू कलर कम्प्लेक्स। पहला 1 लीटर सैंपल प्लस 10 ml पोटेशियम आयोडाइड, फिर 5 ml स्टार्च और ब्लू कलर कम्प्लेक्स बनाएंगे, ओके ना। और ब्लू कलर कम्प्लेक्स जो बनाएंगे उसको टाइट्रेशन करेंगे, तो किससे करेंगे, तो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से। तो आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू कलर जो कम्प्लेक्स होता है, ब्लू कलर कम्प्लेक्स, उसको हम टाइट्रेशन करते हैं, तो किससे करते हैं टाइट्रेशन ब्लू कलर को, तो सोडियम थायोसल्फेट से। तो अच्छे से सोचिए आपकी स्टार्च आयोडाइड टेस्ट में एक सॉल्यूशन बनाए जिससे ब्लू कलर कम्प्लेक्स मिला, और ब्लू कलर कम्प्लेक्स को हम टाइट्रेशन करते हैं, तो किससे करते हैं, आंख बंद कीजिए और सोचिए, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से करते हैं। किससे करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन से बनते हैं करते हैं, तो डीकोलोराइज हो जाता है, आई मीन कलरलेस हो जाता है।
तो हम ये जो ब्लू कलर का जो कॉम्प्लेक्स है ना उसको टाइट्रेशन किस लिए करते हैं, तो कलरलेस बनाने के लिए। ओके, कलरलेस बनाने के लिए हम करते हैं। अब आया इधर रेसिडुअल क्लोरीन। तो रेसिडुअल क्लोरीन जो पढ़ रहे थे उसी के बारे में है। तो रेसिडुअल क्लोरीन के लिए फार्मूला एक्ट होता है 0.3546 है। तो 35 भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 46 लेके ना चलिए। तो 0.35 मल्टीपल वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशंस, ये हो जाता है आपको सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। जैसे यहाँ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन हुआ ना, उसका वॉल्यूम को गिना कर देंगे 0.35 से, तो रेसिडुअल क्लोरीन मिल जाएगा। ओके, तो आप ये ध्यान रखिए कि रेसिडुअल क्लोरीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है 0.35 मल्टीपल वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, तो रेसिडुअल क्लोरीन मिल जाएंगे। तो फार्मूला आपको अच्छे से आंख बंद करके ध्यान लगा कर याद करने पड़ेगा 0.35 इंटू सोडियम थायोसल्फाइड सॉल्यूशन, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, कौन सा सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको 0.35 हुआ ना, तो एस है, एस की तरह है ना 3, फिर 5 जस्ट एस की तरह है, तो सोडियम थायोसल्फेट से गुना करना है आपको। ओके, अब आया डीपीटी टेस्ट। डीपी टेस्ट में देखिए डीपीटी टेस्ट होता है, अब तो एब्सोल्यूट कर दिया गया, अब यूज नहीं होता है, लेकिन सिर्फ इसको मैं जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म शायद पूछ ले। डाई इथाइलिन पैराफैलिन डाईएमाइन, कहने का मतलब है कि इसका डीपीटी का टेस्ट का, तो डीपीटी का फुल फॉर्म डाई इथाइलिन पैराफैलिन डाईएमाइन, ये आपका फुल फॉर्म होती है। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है फैक्टर अफेक्टिंग इफिशियंसी ऑफ द क्लोरीनेशन। जैसे अभी क्लोरीन क्लोरीन चिल्ला रहे थे, तो उसमें देखिए क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है क्लोरीनेशन को, उसको देखिए। पहला है टर्बिडिटी, अगर बाय द वे टर्बिडिटी बढ़ेगा तो इफिशियंसी घट जाएगा क्लोरीनेशन का। ओके, FeMn, तो कलर काउजिंग कंपाउंड है FeMn जो होता है कलर काउजिंग कंपाउंड है। अगर FeMn का जो मतलब काउच रहेगा उसमें, तो इफिशियंसी उससे भी घट जाएगा, उससे भी इफिशियंसी घट जाएगा क्लोरीनेशन का। अगर भाई आनायन है, अगर अमोनिया है, तो उसके चलते भी आपका इफिशियंसी घट जाएगा क्लोरीनेशन का। अगर पीएच है, तो पीएच अगर पानी में पीएच है, तो उसके लिए अगर पीएच बढ़ रहा है तो इफिशियंसी क्या होगा, घट जाएगा। अब सब में हम देखें घट रहा है इफिशियंसी, घट रहा है इफिशियंसी, तो आपको मन कर रहा होगा कौन में बढ़ेगा, सोच रहे होंगे। तो देखिए दो पहलवान आ गया, टेम्परेचर और टाइम पीरियड। टेम्परेचर और टाइम पीरियड जो है ना, इसके चलते आपका इफिशियंसी बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगा, लेकिन बाकी जितना देखें सब में इफिशियंसी घट रहा था। तो डायरेक्ट आप याद रखिए कि अगर कोरिलेशन में बात करें इफेक्ट का, तो दो को में बढ़ेगा बाकी सब में घटेगा। तो पहला कौन, टाइम में और टेम्परेचर में, ये दोनों में बढ़ेगा इफिशियंसी और बाकी सब में घटेगा। तो ध्यान लगाइए कि इसमें टी से टाइम में और टी से टेम्परेचर में, दोनों टी से, टी से टाइम टी से टेम्परेचर, ये दोनों रहेगा तो इफिशियंसी क्या होगा, बढ़ेगा और बाकी सब में घटेगा। अब आया सॉफ्टनिंग, ये देखिए छपने वाला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, सॉफ्टनिंग। तो सॉफ्टनिंग में हम स्टडी करने जा रहे हैं, क्या है सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग इज अ डन रिमूव बोथ परमानेंट और टेम्पोररी हार्डनेस। सॉफ्टनिंग है ही तो सॉफ्ट करके मानेगा, चाहे वो कुछ बोलते हैं टेम्पोररी हार्डनेस हो या तो परमानेंट हार्डनेस हो, सबको सॉफ्ट करेगा, ऐसा थोड़ी है वो आधा आधा करेगा। तो इसमें हम दोनों को करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को और टेम्पोररी हार्डनेस को भी। टेम्पोररी हार्डनेस बाय सिंपल बॉइलिंग और एडिशन ऑफ लाइम। अब टेम्पररी हार्डनेस को आपको रिमूव करना है, जिसको हम कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं, तो सिंपल बॉइलिंग से या तो एडिशन ऑफ लाइम से कर सकते हैं। और परमानेंट जो हार्डनेस होता है उसको सॉफ्टनिंग टेक्निक का यूज करना होगा, सॉफ्टनिंग टेक्निक का यूज करते हैं परमानेंट हार्डनेस में। ओके, सो सॉफ्टनिंग में दो बातें इसमें ध्यान दे दिए आप। आगे बढ़ते हैं, क्या है अब देखिए। अब सॉफ्टनिंग कर रहे हैं तो इसका मेथडवा आ गया, तो मेथडवा को अच्छे से आपको याद रखने पड़ेगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि किसका मेथड है, तो आप याद रखोगे तो पकड़ में आएगी, नहीं तो गड़बड़ा जाएगी। सो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, लाइम सोडा मेथड जो है मतलब परमानेंट जो सॉफ्टनिंग था ना, टेम्प्रोरी तो हटाइए दिए, लेकिन परमानेंट को हम हटाने के लिए कुछ टेक्निक अपनाना है। तो ये 3 गो टेक्निक है। पहला टेक्निक है लाइम सोडा मेथड, फिर है जियोलाइट मेथड, फिर आयन एक्सचेंज मेथड। 3 मेथड हुआ ना, पहला कुछ हुआ लाइम सोडा मेथड, पहला क्या हुआ लाइम सोडा मेथड, फिर तो जियोलाइट मेथड, फिर आयन एक्सचेंज मेथड। सो अच्छे से ध्यान लगाइए और याद कीजिए इसको, क्या क्या है, पहले लाइम सोडा मेथड, फिर हुआ जियोलाइट मेथड, फिर हुआ आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, आगे से देखते हैं डिफाइन करके हर एक मेथड को। लाइम सोडा मेथड, लाइम सोडा मेथड में लाइन रिमूव से ऑल द कार्बोनेट हार्डनेस प्रेजेंट इन द वाटर। कह रहा है कि जो लाइम जो है ना,
क्या किया ना कि जितना भी प्रेजेंट है ना कार्बोनेट हार्डनेस सभी को रिमूव कर दिया लाइम सोडा मेथड में, लाइम। ओके ना। फिर लाइम कन्वर्ट ऑल द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मैग्नीज, कह रहा है कि जो लाइम अपना है जितना भी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है उसको मैग्नीज में चेंज किया, इनटू नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैल्शियम। कह रहा है कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को मैग्नीज में चेंज किया और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को कैल्शियम में चेंज कर दिया। ओके, तो आपको ये बात ध्यान देना है। लाइम सोडा में क्या, पहला कि लाइम जो है तो सब कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव कर दिया, उसके बाद लाइम कन्वर्ट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मैग्नीज इन टू नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कैल्शियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब आया सोडा एस। सोडा एस जो था उसका फॉर्मूला याद रखना है, Na2CO3, Na2CO3, ये सोडा एस का फॉर्मूला हो जाता है। सो आप याद रख लोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शायद काम आ जाए। तो देखिए, रिमूव ऑल नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ द कैल्शियम विच इज कन्वर्ट द स्टेप्स ऑल्सो प्रीवियस प्रेजेंट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये जो सोडा एस होता है ना, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव कर देता है। ओके, सो आगे देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। तो आपको सोडा एस का याद रखना होगा कि आपको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करना है तो सोडा एस का हम यूज कर लेंगे। अब आया पॉइंट्स है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ से आपको हार्डनेस के लिए याद रख लेना होगा। पहला है 1 mg मैंने 1 मिलीग्राम ऑफ लाइम एडेड इन वाटर लीड्स टू फॉर्मेशन 1 मिलीग्राम ऑफ स्लज CaCO3। कहने का मतलब है कि 1 मिलीग्राम ऑफ लाइम एडेड इन वाटर फॉर्मेशन 1 मिलीग्राम स्लज CaCO3, मतलब मिलाएंगे तो 1 मिलीग्राम आपको CaCO3 मिल जाएगा। काहे कि हार्डनेस को हम इसी में प्रेजेंट करते हैं CaCO3 के रूप में। अब आया एक नोट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हार्डनेस के लिए, वो जानना जरूरी है आपको, इंपॉर्टेंट रहे या ना रहे। अगर बाय द वे अबाउट 50 से 200 mg पर लीटर हार्डनेस कैन बी लेफ्ट फ्रॉम द कैंसर कंज्यूमर एक्सेप्टेंस लिमिट 50 mg पर लीटर। कहने का मतलब है कि हार्डनेस की बात करिएगा आप तो डायरेक्ट आपको दिमाग में होना चाहिए कि कितना हमको पास हार्डनेस रहेगा जिसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 200 mg पर लीटर रहेगा तो एक्सेप्टेंस लिमिट होता है हार्डनेस का 200 mg पर लीटर। इफ हार्डनेस मोर देन 200 mg पर लीटर तो हमको सॉफ्टनर टेक्निक का जरूरी पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि 200 mg पर लीटर आपको एक्सेप्टेंस लिमिट है और इससे ज़्यादा हो गया हार्डनेस तो सॉफ्टनिंग रिक्वायर्ड, सॉफ्टनिंग टेक्निक का जरूरी पड़ जाएगा। लाइम सोडा मेथड रिड्यूस हार्डनेस अप टू 50 mg पर लीटर। कहने का मतलब है लाइम सोडा मेथड अभी देखें वो 50 mg पर लीटर तक आपको हार्डनेस को रिमूव कर सकता है, हार्डनेस को कम कर सकता है। ओके ना, यहाँ पे जो भी पॉइंट देखो वो रिपीट कर लीजिए। पहला, आपको एक्सेप्टेंस लिमिट कितना होता है हार्डनेस का 200 mg पर लीटर। अगर बाय द वे 200 mg पर लीटर से ज़्यादा हो गया तो सॉफ्टनिंग टेक्निक का जरूरी पड़ जाएगा। और लाइम सोडा मेथड जो है रिड्यूस कितना, लाइम सोडा मेथड 50 mg पर लीटर को रिड्यूस कर देता है। ओके, अब आया जियोलाइट प्रोसेस। ऐसे जियोलाइट प्रोसेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पता चल रहा है। एक और नोट्स बनाएंगे उसको मैं क्वेश्चन नोट्स, उसमें हम बता देंगे कि जियोलाइट प्रोसेस से कैसा क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, द इक्विपमेंट यूज्ड इन द जियोलाइट प्रोसेस फ्रॉम द प्रेजेंस फिल्टर। ओके, जियोलाइट आर नेचुरल सॉफ्टनिंग कंडीशन, या नेचुरल सॉफ्टनिंग कंडीशन है जियोलाइट। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब है कहानी। इस कहानी को अच्छे से पढ़ के समझे पड़ेगा, क्या कहानी थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो देखिए क्या समझना है, अगर एक्सचेंज बेड को रीजनरेट करना हो तो 5 से 10% ब्राइन सॉल्यूशन से पास करने पर रीजनरेट होगा। कहने का मतलब है एक्सचेंज बेस्ट है ना, उसको रीजनरेट करना है, रीजनरेट द जियोलाइट द 5 से 10% ब्राइन सॉल्यूशन है ना, इससे पास कीजिए तो आपको रीजनरेट हो जाएगा। वही कह रहा है, अगर एक्सचेंजेड बेड को, जो एक्सचेंज बेड है ना ये, उसको रीजनरेट करना है आपको। अगर इसको रीजनरेट करना है तो ब्राइन सॉल्यूशन है उससे 5 से 10% ब्राइन सॉल्यूशन से पास कीजिएगा ना तो आपको रीजनरेट हो जाएगा। यही बात आपको बताया गया है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुछ एक्सक्यूजेड बेड जो होता है ना, एक्सहाउटेड बेड जो होता है उसको रीजनरेट करना है तो 5 से 10% ब्राइन सॉल्यूशन में से हम पास करेंगे तो जनरेट हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है यहाँ पे, जैसे देखिए अब हार्डनेस की बात कर रहे थे तो हम इसमें पता करेंगे ना कि हार्डनेस हम बना रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं, तो कौन सा हमारा पानी में पूरी तरह से हार्डनेस को ख़त्म कर दे रहा है।
तो यहाँ पे देखिए दिस मेथड ऑल्सो कैपेबल प्रोवाइडिंग द 0 हार्डनेस। कौन सा मेथड, यहाँ पे हम कौन मेथड पढ़ रहे हैं, थोड़ा देख लीजिए, जियोलाइट प्रोसेस। तो जियोलाइट प्रोसेस जो है ना आपको 0 हार्डनेस आपको देने के लिए कैपेबल है, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रहा है। बट Fe और Mn आर प्रेजेंट, अगर Fe और Mn जो होता है ना प्रेजेंट रहे कलर कॉजिंग कंपाउंड, तो आपको 0 हार्डनेस मिलने का ना के बराबर चांस है। ओके ना। तो आगे देखते हैं, एक आया शेर, ये जो होता है ना आपका 0 हार्डनेस देता है और बोल कर देता है। कौन सा शेर है देखिए, डीमिनरलाइजेशन या आयन एक्सचेंज मेथड। डीमिनरलाइजेशन आयन एक्सचेंज मेथड, ये जो मेथड है ना आपको 0% हार्डनेस दे देता है। कौन, डीमिनरलाइजेशन आयन एक्सचेंज मेथड, याद हो गया होगा, डीमिनरलाइजेशन आयन एक्सचेंज मेथड। ये मेथड जो है आपको 0% हार्डनेस देने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं। कंटेन एक्सचेंज रीजन एनायन एक्सचेंज मेथड। रीजन कहने का मतलब कटायन और अनायन के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। डीमिनरलाइजेशन में पहले कटायन एक्सचेंज रीजन हो गया, फिर अनायन एक्सचेंज रीजन हो गया, दो है यहाँ पे। तो इन स्टेज फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। वाटर इज पासड थ्रू द कटायन एक्सचेंज रीजन, रिमूव्स मिनरल्स फ्रॉम वाटर बट एसिड्स आर फॉर्म्ड। कहने का मतलब है कि वाटर पासेस थ्रू कटायन एक्सचेंज से वाटर को पास करवाइएगा तो मिनरल्स फॉर्म्स ऑफ वाटर बट एसिड्स फॉर्म्स। कहने का मतलब है कि एसिड फॉर्म कर देता है अगर बाय द वे कटायन से पास करवाते हैं तो। अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। द एसिड्स, जो एसिड फॉर्म किया ना उसको बोल रहा है, द एसिड्स आर रिमूव फ्रॉम द वाटर पासिंग थ्रू द अनायन एक्सचेंज रीजन। तो अनायन से पास कीजिएगा तो, अगर अनायन से पास कीजिएगा तो क्या होगा, आपको एसिड फॉर्म किया से रिमूव हो जाएगा। लेकिन वही कटायन से पास कीजिएगा वाटर को तो एसिड फॉर्म करेगा। तो कटायन एक्सचेंज रीजन और अनायन एक्सचेंज रीजन यही था। सो आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है कटायन एक्सचेंज रीजन। कटायन एक्सचेंज रीजन, अब कटायन से बात कर रहे हैं हम। कटायन एक्सचेंज रीजन में देखिए, कटायन एक्सचेंज रीजन आर रीजनरेटेड बैक पासिंग थ्रू एसिड। कहने का मतलब रीजनरेट कर देता है बैक पासिंग थ्रू एसिड का, तो एसिड रीजनरेट करता है कटायन एक्सचेंज। अनायन एक्सचेंज रीजन आर रीजनरेटेड, अगर रीजनरेट कीजिएगा तो बैक पासिंग थ्रू सोडा एस। कहने का मतलब है कि अगर कटायन एक्सचेंज जो है उसको रीजनरेट करने का है तो एसिड थ्रो एसिड पास करेंगे कोशिश से थ्रो एसिड। अगर एनायन एक्सचेंज मेथड रीजन है उसको रीजनरेट करना है तो बैक वाशिंग सोडा एस, तो सोडा एस से हम बैक वाशिंग करते हैं। ओके ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे दोनों बात। अगर भाई कटायन एक्सचेंज को रीजनरेट करना है तो एसिड से पास करवाएंगे, अनायन को रीजनरेट करना है तो सोडा एस से पास करवाएंगे। ओके। अब हम बोले थे कि थोड़ा शेयर टाइप का है, कौन था, आयन एक्सचेंज मेथड और डीमिनरलाइजेशन। देखिए ये 0 हार्डनेस दे देता है, ये बात आपको कंफर्म हो चुकी होगी। ओके ना, जियोलाइट प्रोसेस। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इसी का। तो देखिए मोर कॉमर्शली एंड कंज्यूमिंग जियोलाइट प्रोसेस, प्रेजेंस एफईएमएन इफेक्टिव प्रोसेस। सो इंपॉर्टेंट बात नहीं था ये बात, इसको याद रखना है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है ना कि आपको कटायन अनायन एक्सचेंज मेथड या डीमिनरलाइजेशन जो भी है, डीमिनरलाइजेशन जो होता है 0 हार्डनेस देता है। बाकी याद रखना है कटायन एक्सचेंज है ना उसको रीजनरेट करना है तो एसिड से पास कर देंगे, और अनायन एक्सचेंज है उसको रीजनरेट करने रहेगा तो सोडा से पास कर देंगे। ओके, तो आपको ये समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ CuSO4, यहाँ से भी आ गया इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है। ट्रीटमेंट विथ CuSO4 कॉपर सल्फेट, इससे हमको ट्रीटमेंट करना है ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग एल्गीडल प्रॉपर्टी। ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट से आपको ट्रीटमेंट करने के लिए भेज दिया पानी में। देखिए कैसे कीजिएगा आप, ध्यान दीजिए। इट यूज टू रिमूव द एल्गी प्रेजेंट इन वाटर। अब डायरेक्ट आपसे कुछ भी पूछेगा, क्वेश्चन से पढ़ तो रहे हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि एल्गी को रिमूव करना है पानी से, तो आप क्या यूज कीजिएगा, तो CuSO4 कॉपर सल्फेट का यूज करेंगे CuSO4 का एल्गी को रिमूव करने के लिए। ओके। CuSO4 इज एडेड वाटर आफ्टर डिसइंफेक्शन फर्स्ट पासिंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके ना। तो आपको ये बात याद करना है क्या है इसमें CuSO4 में कि अगर बाय द वे पानी में एल्गी है, काई है, उसको रिमूव करना है तो कॉपर सल्फेट का यूज करेंगे CuSO4। ओके ना। CuSO4 इज एडेड वाटर आफ्टर द डिसइंफेक्शन
कहने का मतलब है, ये भी पॉइंट पूछने वाला है आपका कि CuSO4 है ना, कब ऐड करते हैं? तो वाटर, CuSO4 जो था वाटर में कब ऐड करते हैं? आफ्टर डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन के बाद हम ऐड करते हैं CuSO4 को। डिसइंफेक्शन जो होता है ना, उसके बाद हम CuSO4 को पानी में हम ऐड करते हैं CuSO4 को। ओके, फर्स्ट बिफोर पासिंग थ्रू द डिसइंफेक्शन, और फर्स्ट पासिंग थ्रू द डिसइंफेक्शन। ओके, डिस पासिंग द डिसइंफेक्शन, अगर वो जा रहा है डिसइंफेक्शन के लिए तो हम ऐड करते हैं। एथी के लिए जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा है तो कब कब ऐड करते हैं हम? वाटर आफ्टर द डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन के बाद करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा है तो करते हैं। ओके, 1 मिनट। तो CuSO4 कब ऐड करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिसइंफेक्शन के बाद करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कर देते हैं। यही तो सिंपल बात था, क्यों इतना सोचना है? ओके, आप एक और बात याद रखिए कि एल्गी जो होता है ना, काई, उसको रिमूव करने के लिए हम कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। ओके, आगे आ गया खास बातें, थोड़ा सा खास बातें। देखिए क्या खास बातें हैं। डीफ्लोराइजेशन, तो डीफ्लोराइजेशन में क्या होता है? डी लेवल है ना, तो फ्लोराइड्स को रिमूव करेगा, और क्या होगा? डायरेक्ट बात है। एक्सेस फ्लोराइड फ्रॉम वाटर इज नोन एज डीफ्लोरेशन। अगर बाय द वे एक्सेस वाटर फॉर्म्स करता है ना, तो डीफ्लोरेशन कहते हैं। इफ इट्स कंसंट्रेशन इज मोर देन 1.5 mg पर लीटर केमिकल से विच यूज टू डीफ्लोरेशन। कहने का मतलब है, अगर बाय द वे कंसंट्रेशन मोर देन 1.5 mg पर लीटर केमिकल्स, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है 1.5 mg से लीटर से 1.5 mg पर लीटर से, तो डीफ्लोराइजेशन का हम यूज करते हैं। डीफ्लोराइजेशन का हम यूज करते हैं। ओके ना, तो आप समझ चुके होंगे। बताइए क्या समझे इसमें कि डीफ्लोराइजेशन कब करेंगे? 1.5 mg पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा तब। ओके ना, अब आया टेक्निक यूज्ड, और डीफ्लोराइजेशन के लिए क्या क्या टेक्निक कीजिएगा वो बताइए। पहले हुआ नालगोड़ा टेक्निक, ये इंपॉर्टेंट है। डीफ्लोराइजेशन के लिए आपको नालगोड़ा टेक्निक करना पड़ेगा। मोस्ट कॉमनली इसमें एलम यूज करते हैं, और ये बहुत यूज होता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज कब होता है? डीफ्लोराइजेशन के लिए। डीफ्लोराइजेशन के लिए, डीफ्लोराइजेशन जो होता है ना, डीफ्लोराइजेशन, उसके लिए क्या हम टेक्निक यूज करते हैं? वो होता है नालगोड़ा टेक्निक। ओके, दूसरा है ऑब्जर्वेशन बाय एक्टिवेटेड एलुमिना और फास्फेट टेक्निक, एलुमिना और फास्फेट टेक्निक। ओके ना, अब आगे देखिए नालगोड़ा टेक्निक, इसमें सिर्फ याद रखिए कि डीफ्लोराइजेशन में नालगोड़ा टेक्निक हम करते हैं। अब हुआ फ्लोराइडेशन, इसमें डी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ फ्लोराइडेशन है, इसको हम फ्लोराइड को ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा सा बेंड करके देख लीजिए क्या कह रहा है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज लेस देन 1 mg पर लीटर, कह रहा है फ्लोराइड, जो तो फ्लोराइडेशन बोले थे ना कि परमानेंट ग्रोथ ऑफ टीथ के लिए जरूरी पड़ता है 1 mg पर लीटर आपका फ्लोराइड्स का। अगर बाय द वे फ्लोराइडेशन 1 mg पर लीटर से कम है तो उसको हम फ्लोराइड को ऐड करते हैं, तो उसमें फ्लोराइडेशन कहते हैं। तो इसके लिए 2-3 मेथड आपको फेमस है, देख लीजिए यहाँ पर नीचे कॉर्नर में दिख रहा होगा। सोडा फ्लोराइड, फिर सोडियम सिलिका फ्लोराइड, फिर हाइड्रोसिलिका एसिड, 3 गो है। सोडियम फ्लोराइड, फिर सोडियम सिलिका फ्लोराइड, फिर हाइड्रोसिलिका एसिड। अगर कम है 1 mg पर लीटर से तो आपको परमानेंट ग्रोथ में टीथ में दिक्कत हो जाता है, इसलिए हम फ्लोराइड को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए मेथड क्या है? सब एस से ही है, 2 गो एस सॉरी 2 गो एस से है, बाकी एक ऐसी है, उसमें भी एस आ गया है। तो सोडियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया, फिर सोडियम सिलिका फ्लोराइड हो गया, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सिलिका फ्लोराइड, फिर हाइड्रोसिलिका एसिड, हाइड्रोसिलिका एसिड, देखिए हाइड्रोसिलिका एसिड है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तीनों को हम याद रखेंगे, फिर से रिपीट करते रहे आपको कि फ्लोराइडेशन में 3 को यूज करते हैं आपको। सबसे पहला है सोडियम फ्लोराइड, फिर हो गया सोडियम सिलिका फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड हो गया, सोडियम सिलिका फ्लोराइड हो गया, फिर हाइड्रोसिलिका एसिड। ओके ना, अब आगे देखिए डी सेलिनेशन। अब देखिए भाई डी लग गया तो साल्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा आपको पानी से, तो देख लीजिए ध्यान से। डीसैलिनेशन कहा, रिमूव द साल्ट फ्रॉम द वाटर इज नोन एज डीसैल्टिनेशन। जहां भी डी लगा उसको रिमूव कर देना है, तो डीसैल्टिनेशन है ना, तो साल्ट को रिमूव करेंगे, डीसैल्टिनेशन हो गया। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ मेथड है वो देख लीजिएगा, हमारे दिमाग से बाहर है, कितना इसको याद करें, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 से 4 पॉइंट है जो बहुत पॉपुलर पॉइंट है, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, आप ध्यान लगा के सुनोगे। पहले है फिल्ट्रेशन, रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज। फिल्ट्रेशन आप पढ़ लिए हैं लेकिन कहीं पॉइंट देखें नहीं देखें।
तो यहाँ पे देखिए लास्ट में बताएंगे क्यों वहाँ पर पॉइंट नहीं रहता है। फिल्ट्रेशन, रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्रूटीज, जितना भी सस्पेंडेड इम्प्रूटीज रहता है ना, सस्पेंडेड, हम सस्पेंडेड बोल रहे हैं, डिसॉल्व नहीं बोल रहे हैं, सस्पेंडेड बोल रहे हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जितना भी सस्पेंडेड इम्प्रूटीज रहता है उसको रिमूव कर देते हैं फिल्ट्रेशन से, सस्पेंडेड को। ओके, फिर आया एरेशन, प्रोसेस कन्वर्ट आयन एंड मैग्नीज फ्रॉम द सोलूबल साल्ट टू इनसोलूबल स्टेट, सोलूबल स्टेट टू इनसोलूबल स्टेट। एरेशन में क्या करते हैं, देखिए ये भी पॉइंट नहीं देखे होंगे, एरेशन को पढ़ चुके हैं लेकिन ये भी पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। प्रोसेस कन्वर्ट आयन एंड मैग्नीज, आयरन एंड मैग्नीज प्रोसेस, आयरेशन में क्या करते हैं, एरेशन में करते हैं आयरन को जो Fe और Mn हो जाता है ना, आयरन और मैग्नीज को सोलूबल स्टेट टू इनसोलूबल स्टेट में चेंज करते हैं हम एरेशन से। एरेशन से क्या करते हैं, जो Fe और Mn जो होता है ना उसमें क्या करते हैं कि सोलूबल जो होता है ना उससे हम इनसोलूबल में चेंज कर देते हैं एरेशन में। ओके, फिर आया जियोलाइट प्रोसेस, रिमूव द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेंट। देखिए जियोलाइट में बताए थे ना कुछ खास पॉइंट बताएंगे आगे, देखिए वहाँ पे जियोलाइट प्रोसेस में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ था, तो देखिए रिमूवल द कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट, जियोलाइट प्रोसेस से हम रिमूव करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंटेंट को, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट को हम रिमूव करते हैं जियोलाइट प्रोसेस से। ओके, ओजोन ट्रीटमेंट, तो इसमें डिसइंफेक्शन करते हैं, ये तो हम बताए थे पीछे की डिसइंफेक्शन करते हैं ओजोन से, लेकिन जियोलाइट प्रोसेस वाला धोखा दिया है, इसमें नहीं लिखा हुआ था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट को हम रिमूव करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करते हैं जियोलाइट प्रोसेस से। तो हम क्या बातें बताने वाले थे, जैसे आपका नोट्स पढ़ना और क्वेश्चन लगाना या तो नोट से सारी बातों को स्टडी करना अनपॉसिबल है, 100% कर सकते हैं आपको दावा के साथ कि अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं और चाहिएगा कि एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लग जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। ओके ना, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ना वो डायरेक्ट पॉइंट आप पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को घुमा कर या लपेट कर पूछा जाता है, सब इसी बात से रहती है और सब इसी बात को पूछा जाता है लेकिन थोड़ा सा घुमाया जाता है, तो आप उसको कैसे कंप्लीट कीजिएगा। जैसे ये सब भी हम पढ़े हैं, एरेशन पढ़े हैं, जियोलाइट पढ़े हैं, ओजोन पढ़े हैं और फिल्ट्रेशन भी पढ़े हैं। जैसे ओजोन भी पढ़े तो ओजोन एक बार क्वेश्चन देखें तब पता चला डिस्फंक्शन ऐसा है, क्या वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, डिस्फंक्शन से कोई अटैचमेंट नहीं है। सो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको बुक से क्वेश्चन लगाना है और ये उम्मीद नहीं रखना है कि हम नोट्स पढ़ लिए तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारा एमसीक्यू प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको जो सॉल्व होता है उससे खुश रहिए कि हमको इतना सॉल्व हो रहा है, और बाकी नहीं हो रहा है सॉल्व तो आप ये सोचिए कि मैंने आज ये नया चीज़ सीखा, बस इतना सोच के आपको तैयारी करते रहना है। नहीं तो अगर आप चाहोगे कि 100% नोट से क्वेश्चन लड़ जाए बन जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इट नॉट पॉसिबल। ओके, सो आप जब भी नया पॉइंट्स देखें कॉपी में नोट्स बनाएं, कॉपी में नोट्स बनाकर फिर से उसको अच्छे से याद कर लें। ओके ना, सो थैंक यू। अपना यूनिट 4 तक कंप्लीट होता है, वाटर को आज ट्रीटमेंट कर दिए हम, रो वाटर को। अब आगे आता है यूनिट 5 जिसको हम पाइप वॉल्व्स या तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। ओके ना, तब पाइप वॉल्व्स और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी आज रगड़ ही देते हैं चाहे जितना टाइम लगे। ओके ना, तो देखिए पाइप वॉल्व्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो होता है पाइप्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें ये बात याद रखिए कि पाइप का यूज जो होता है ना उसी को पूछा जाता है, पाइप का यूज पूछा जाता है। ओके ना, तो देखिए कास्ट आयरन पाइप है, सबसे पहला पाइप हुआ कास्ट आयरन पाइप, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ये बात याद कर लीजिए आप कि कास्ट आयरन जो पाइप होता है ना, कास्ट आयरन पाइप, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम यूज करते हैं। देयर पाइप आर क्रोजन रेजिस्टेंट, कास्ट आयरन जो पाइप है क्रोजन रेजिस्टेंट होता है। ओके ना, हाई ड्यूरेबल, टेक प्रेजेंस अप टू 700 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। इसका ड्यूरेबिलिटी कितना होता है कास्ट आयरन का, तो 700 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है ड्यूरेबिलिटी। ओके, तो इसको रिपीट करते हैं कि कास्ट आयरन पाइप को कहाँ यूज करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ये पाइप जो होता है क्रोजन रेजिस्टेंस होता है, इसका ड्यूरेबिलिटी कितना होता है 700 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ओके, अगला पाइप आता है स्टील पाइप, तो स्टील पाइप को कहाँ यूज करते हैं ये पूछा जाएगा। सोर्स से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट तक पंपिंग मेंस में यूज करते हैं आप स्टील पाइप को। जैसे सोर्स हो गया, कोई भी नदी बह रहा है वहां से पानी उठाते हैं और ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, तो उसके बीच में जो पाइप हम लगाते हैं वो स्टील पाइप का होता है। ओके, आप याद कीजिए, सोचिए आंख बंद करके कि वहां पे आपका क्या बोलते हैं सोर्स है, वहां सोर्स से ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है तो आपका स्टील का पाइप लगा है, ध्यान लगाइए वहां पर स्टील ही पाइप लगा है। स्टील पाइप का यूज करते हैं कहाँ से, सोर्स से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट तक, इसीलिए हम इसको पंपिंग मेंस भी बोलते हैं। तो पंपिंग मेंस के रूप में किसका यूज करते हैं, तो स्टील पाइप का। ओके, एक यहाँ पे पॉइंट आता है, थोड़ा सा बेंड करके दिखा दे रहे हैं, देखिए आ गया आरसीसी या कंक्रीट पाइप। तो आरसीसी और कंक्रीट पाइप की बात कर रहा है, तो इसको कहाँ यूज करते हैं आरसीसी और कंक्रीट पाइप का, तो सीवर में, नाली में। तो नाली वगैरह में किसका यूज करते हैं, आरसीसी का या तो कंक्रीट पाइप का।
ओके। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा ही दिखा आपको, यूज कहाँ करते हैं, सीवर में कौन था, आरसीसी था और कंक्रीट पाइप था। अब आगे बढ़िए, आगे एक आया कॉपर्स, कॉपर्स पाइप। तो कॉपर्स पाइप को देखिए, नहीं दिखाई पड़ा, सॉरी, देख लीजिए कॉपर पाइप। तो कॉपर पाइप में क्या कह रहा है, कॉपर पाइप हॉट वाटर सप्लाई। तो कॉपर पाइप जो था ना, कॉपर पाइप हॉट वाटर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे गीजर जानते हैं, जिसे पानी गर्म उर्म किया जाता है ना, उसी में इसका यूज करते हैं हम कॉपर पाइप्स का। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीजर में किसका यूज करते हैं, तो कॉपर पाइप का हम यूज करते हैं। ओके, देयर पाइप हाईली ड्यूरेबल, यह पाइप जो था हाईली ड्यूरेबल होता है। ओके, कौन सा पाइप हाईली ड्यूरेबल होता है, आरसीसी वाला, वो नहीं, कॉपर पाइप खत्म हो गया। उसको सिर्फ ये याद रखना है कि हॉट वाटर सप्लाई में हम कॉपर पाइप का यूज करते हैं और गीजर में यूज करते हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए आरसीसी पाइप। तो आरसीसी पाइप का कितना होता है प्रेशर, ग्रेटर देन 750 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि आपको कास्ट आयरन को बोले 700, तो उस तरह से आरसीसी या कंक्रीट पाइप का 750 हो जाता है। ओके, अब आया गैल्वेनाइजेशन आयरन पाइप, गैल्वेनाइजेशन आयरन पाइप। तो गैल्वेनाइजेशन आयरन पाइप में देखिए, किसमें गैल्वेनाइज्ड जिंक जेड का परत चढ़ाया रहता है पाइप पर। तो ये थोड़ा कॉस्टली पाइप हो जाता है, तो इसको ज़्यादा हम नहीं यूज करते हैं, इसको हम घरों में यूज करते हैं, घर में यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। देखिए पहले बोला है ना कि जिंक का परत चढ़ाया रहता है, वो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट कैन रजिस्ट क्रोजन एसिड एंड अल्कलीन। क्रोजन को रजिस्ट कर लेता है, अल्कलाइन को रजिस्टर कर लेता है, काहे कि वो अथी है, उस पर जिंक का परत चढ़ाया हुआ है। यूज्ड टू स्मॉल स्केल, कहे कि मतलब गैल्वेनाइजेशन पाइप जो होता है उसको मतलब स्मॉल स्केल पे यूज करते हैं क्योंकि कॉस्टली होता है। और एक यूज है कि हाउस में करते हैं, सर्विस कनेक्शन कंज्यूमर। एक पॉइंट पूछा गया है, सर्विस कनेक्शन कंज्यूमर में किसका यूज करते हैं, तो गैल्वेनाइज्ड पाइप का। सर्विस कनेक्शन कंज्यूमर में किसका यूज करते हैं, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का। ओके, यूज इन हाउस, घर में यूज करते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का। ओके ना। अब आगे देखते हैं हम स्टील पाइप। तो हम स्टील जो पाइप होता है उसको देखिए, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस सीमेंट स्प्रेड ओवर द मेटालिक पाइप। हम पाइप थोड़ा अलग नाम है, हम पाइप, हम में है ना, तो हम में कह रहा है ना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह से चारों तरफ सीमेंट को पार्टिकल पाइप पर छीट देते हैं, उससे क्रोजन रेजिस्टेंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हम पाइप। ओके, आगे आता है अस्बेस्टो पाइप। तो अस्बेस्टो पाइप को देखते हैं क्या है। दिस पाइप फॉर्म्ड बाय द यूजिंग सीमेंट और सिलिका। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अस्बेस्टो पाइप जो होता है ना, सीमेंट और सिलिका से बना होता है। सो अब ध्यान लगाइए कि अस्बेस्टो पाइप है, एक अस्बेस्टो पाइप है और सीमेंट से और सिलिका दोनों से बना होता है, उसको अस्बेस्टो पाइप कहते हैं। ये ब्लू कलर का होता है और एक ब्रिटल होता है। अस्बेस्टो पाइप क्या होता है, ब्लू होता है, ब्रिटल होता है। ओके ना। तो अस्बेस्टो पाइप में आप अच्छे से ध्यान लगा लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा कि सीमेंट और सिलिका जो होता है ना, सीमेंट और सिलिका, सीमेंट हो गया सिलिका हो गया, ये दोनों का हम, सीमेंट का और सिलिका का दोनों का हम यूज करते हैं अस्बेस्टो पाइप में। सीमेंट और सिलिका से मतलब अस्बेस्टो पाइप बनता है। ओके ना। अब देखिए अस्बेस्टो पाइप का कमाल, बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये सीमेंट और सिलिका से बन के आए हुए हैं। तो देखिए क्या खतरनाक है, यह क्रोजन रेजिस्टेंट होता है, फायर रेजिस्टेंस होता है, ओके ना, फिर ड्यूरेबल भी होता है। तो तीन को बात इसको में हो गया। कौन, अस्बेस्टो पाइप, ये फायर रेजिस्टेंस होता है, फायर रेजिस्टेंस होता है, क्रोजन रेजिस्टेंस होता है और ड्यूरेबल होता है। ओके ना। इसका कितना होता है प्रेशर, 350 से लेकर 1400 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। किसका, अस्बेस्टो पाइप का कितना, तो 350 से लेकर 1400 तक। अस्बेस्टो का 350 से 1400, अस्बेस्टो जो है ना उसको 350 से 1400, 350 से 1400 होता है प्रेशर। अब आया वेंट्रीफाइड क्ले पाइप यूज्ड इन सीवर। तो यही बात आपको याद रखना है कि वेंट्रीफाइड जो क्ले पाइप होता है, वेंट्रीफाइड क्ले पाइप, वेंट्रीफाइड में जला हुआ मिट्टी, यूज कहाँ करते हैं, सीवर में। ओके, क्ले वंट एट द हाई टेम्परेचर टू द फॉर्म ऑफ वेंट्रीफाइड क्ले। क्रोजन रेजिस्टेंस, ये भी क्रोजन रेजिस्टेंस होता है यार, नली में यूज करते हैं, सीवर में यूज करते हैं। आगे देखिए पीवीसी पाइप, अपना पाइप, इसको ऐसे बोल सकते हैं अपना पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, यही तो देखते हैं हम आजकल सभी जगह, वो सब तो बाकी कभी कभी देखते हैं ना। तो देखिए इसमें, इसको इजी ट्रांसपोर्टेशन, पीवीसी पाइप उसको आसानी से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हल्का होता है। रैपिड कनेक्शन, अगर बाय द वे आपको बोला जाए कि हमको पाइप लगा हुआ है उसको कनेक्शन करना है, तो रैपिड कनेक्शन कीजिएगा पीवीसी पाइप को। इट इज द इकोनॉमिकल, यह है कि इकोनॉमिकल हो जाता है। ओके ना, इजी टू मेंटेनेंस। ओके ना। तो पीवीसी पाइप में बहुत सारी क्वालिटी है, पहले आसानी से कनेक्शन हो सकता है, आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, आसानी से मेंटेनेंस हो सकता है, इतनी सारी बातें हैं पीवीसी पाइप में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्या है। अब आया टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, थोड़ा सा इसमें हम डेमो दे लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो देखिए क्या है, पहले है अस्बीक्टो
सॉफ्ट ज्वाइंट, अस्पिक्ट सॉफ्ट ज्वाइंट। सो एक पॉइंट है, इसको देखिए, इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था। लिखा हुआ है द इन लार्ज इंड इज कॉल्ड सॉफ्ट। कहने का मतलब है इंड जो होता है लार्ज होता है तो उसे सॉफ्ट बोलते हैं। नॉर्मल इंड कॉल्ड अस्पिगोट, अस्पिक्ड अस्पिक्ड अस्पिक्ट अस्पिक्ट। कहने का मतलब है कि इन लार्ज इंड तो उसका बोलते हैं सॉफ्ट बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल इंड उसको क्या बोलते हैं, अस्पिक्डो बोलते हैं, अस्पिक्डो बोलते हैं। नॉर्मल जो होता है इंड ना उसको अस्पिक्डो बोलते हैं, और लार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या पॉइंट्स है देखते हैं। अब आया फ्लैंज ज्वाइंट। तो फ्लैंज ज्वाइंट में क्या क्या है उसको देख लीजिए। द ज्वाइंट आर यूज्ड पंपिंग स्टेशन वेयर द पाइप में बी शिफ्टेड। पंपिंग स्टेशन होता है ना, वहाँ पे हम फ्लैग ज्वाइंट का यूज करते हैं, फ्लैग ज्वाइंट का। ये बात याद रखना, जहाँ पे भी स्टेशन होता है ना वहाँ पे फ्लैग ज्वाइंट का यूज करते हैं हम। ओके, दिस ज्वाइंट आर यूज्ड स्टील पाइप एंड 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 गैल्वेनाइज आयरन पाइप, वहाँ यूज करते हैं। कहाँ, स्टील पाइप में गैल्वेनाइज आयरन पाइप स्टेशन। पहले इस बात को याद रखिए कि स्टेशन रहेगा ना वहाँ पे फ्लैंज्ड पाइप का हम यूज करेंगे। ओके ना, जैसे देखिए दिस आर इन एक्सपेंसिव है, मोस्टली यूज इन द इंडोर वर्क में यूज करते हैं फ्लैंज्ड जॉइंट का। ओके, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसी को हम चर्चा करेंगे जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। होगा कलर्ड पाइप, तो कंक्रीट पाइप को हम कलर्ड पाइप कहते हैं। आया फ्लेक्सिबल पाइप यूज टू द लार्ज स्केल फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल पाइप में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दे लीजिए आप थोड़ा सा। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ होता है, फ्लेक्सिबल पाइप का ज़्यादा हो जाता है। ओके, अब देखिए टाइप्स ऑफ वॉल्व्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से स्टडी करेंगे वॉल्व्स को। टाइप्स ऑफ वॉल्व्स, टाइप्स ऑफ वॉल्व में देखिए पहले नंबर फिगर में दिया हुआ है, फिगर से देखिए सबसे पहले क्या होता है, ऊपर में क्या है, एयर रिलीफ वॉल्व, और नीचे में है एयर इनलेट वॉल्व, और बीच में गेट वॉल्व या तो स्लाइस वॉल्व। दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले क्या है, एयर रिलीफ वॉल्व, फिर है एयर इनलेट वॉल्व, और यहाँ पे देखिए ये हो गया आपको गेट वॉल्व या तो स्लाइस वॉल्व। ओके, तो यहीं पे क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो यहाँ पे कह रहा है ना कि एयर रिलीफ वॉल्व होता है ना, एट डाउनवर्ड प्रोवाइड, जो एयर जैसे यहाँ पे दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा फिगर बनाना था, तो जो होता है एयर रिलीफ वॉल्व होता है ना, रिलीव कर रहा है, छोड़ रहा है, तो डाउनवर्ड में प्रोवाइड कर देते हैं, एट डाउनवर्ड। ओके ना, एयर इनलेट एंड ऑफवर्ड, इनलेट इन कर रहा है तो ऑफवर्ड में प्रोवाइड करते हैं। और गेट वॉल्व और स्लाइस वॉल्व तो आगे देखेंगे। अब आया नीचे स्क्वायर वॉल्व, तो सबसे नीचे जो प्रोवाइड होता है ना स्क्वायर वॉल्व, मैंने मेंटेनेंस के लिए साफ सुथरा के टाइम पे इसको हम खोलते हैं स्क्वायर वॉल्व के लिए। और सबसे लास्ट पॉइंट हो गया चेक वॉल्व। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं क्या क्या इन लोग हैं। गेट वॉल्व, इसी को बोलते हैं स्लाइस वॉल्व। तो गेट वॉल्व या स्लाइस वॉल्व में देखिए, इट इज यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। कहाँ यूज करते हैं, रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं गेट वॉल्व को या स्लाइस वॉल्व को। वाटर फ्लो के लिए गेट वॉल्व, जो कोई भी पानी जैसे देखे होंगे आप नहर में होता है तो गेट खोल दिया जाता है, नहर में पानी जाने लगता है, तो उसी तरह गेट वॉल्व होता है तो स्लाइस वॉल्व होता है ना, उसका यूज करते हैं पानी को फ्लो करने में। ओके, इट इज प्रोवाइड एट द स्मिथ पाइप। तो स्मिथ पाइप में हम गेट वॉल्व को और स्लाइस वॉल्व को हम प्रोवाइड करते हैं। गेट वॉल्व को स्लाइस वॉल्व को कहाँ, स्मिथ पाइप में। ओके, स्मिथ पाइप में किसको प्रोवाइड करते हैं, गेट वॉल्व को या तो स्लाइस वॉल्व को। ओके ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाला पूछने वाला पहले बात बन जाता है, 2 या 3 पॉइंट बनेगा। पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, पानी को फ्लो करने के लिए यहाँ पे हम यूज कर देते हैं गेट वॉल्व का या तो स्लाइस वॉल्व का। दूसरा, इट इज प्रोवाइड एट द स्मिथ पाइप, स्मिथ पाइप में हम प्रोवाइड करते हैं गेट वॉल्व को या तो फिर स्लाइस वॉल्व को। प्रोवाइड ऑन द इंटरवल ऑफ 5 किलोमीटर डिवाइडेड, कहने का मतलब गेट वॉल्व जो प्रोवाइड करते हैं 5 किलोमीटर के डिवाइडेड पे बोल रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, गेट वॉल्व्स के बाद आ गया दिस वॉल्व्स आर प्रोवाइडेड इंटर साइड ऑफ गेट वॉल्व्स। कहने का मतलब है जो वॉल्व्स प्रोवाइड करते हैं एयर वॉल्व्स हम देख रहे हैं, एयर वॉल्व जो प्रोवाइड करते हैं कहाँ प्रोवाइड करते हैं, आइदर साइड्स ऑफ गेट वॉल्व्स के साइड में प्रोवाइड करते हैं हम एयर वॉल्व्स को। यूज्ड, देखिए जैसे यहाँ पे दिखाए ही थे हम कि बीच में गेट वॉल्व्स था और साइड में प्रोवाइड करते थे, साइड में प्रोवाइड करते हैं एयर वॉल्व्स को। यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ पाइप, सेफ्टी ऑफ पाइप से एयर वॉल्व जो होता है सेफ्टी पर्पज से हम प्रोवाइड करते हैं। अब आया एयर इनलेट वॉल्व, तो एयर इनलेट वॉल्व क्या है, ड्यूरिंग द क्लोजिंग द गेट वॉल्व्स वैक्यूम क्रिएटेड इन पाइप,
अगर बाय द वे गेट को क्लोज करते हैं तो वैक्यूम क्रिएट करता है, तो सेफ्टी पर्पज से हम एयर इनलेट वॉल्व का हम यूज करते हैं। एयर रिलीफ वॉल्व, एयर रिलीफ वॉल्व इज प्रोवाइडेड फॉर द रिमूवल द दिस एयर। कहने का मतलब एयर रिलीफ जो होता है ना, रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है एयर को। ओके ना। और एयर इनलेट जो है सो क्रिएटेड द वैक्यूम, तो हम इसका यूज करते हैं एयर इनलेट का। और इधर कह रहे हैं आप एयर रिलीफ वॉल्व, तो इनमें दोनों में हम डिफरेंट बता दिए कि जो रिलीफ करता है ना प्रोवाइड एयर को, उसको बोलते हैं एयर रिलीफ वॉल्व। और उसके बाद मतलब बोले तो वॉल्यूम क्रिएटेड इन पाइप है, वॉल्यूम क्रिएटेड इन पाइप, तो उसको एयर इनलेट वॉल्व बोलते हैं। ओके ना। आगे बढ़ते हैं। लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पाइप नेटवर्क, यहाँ पे क्या चीज़ था, हाँ आया ना, एक तो स्कॉर वॉल्व जो होता है ना, स्कॉर वॉल्व जो मेंटेनेंस वगैरह में यूज करते हैं, जैसे स्कॉर वॉल्व हो गया, ड्रेन वॉल्व हो गया, ब्लोन ऑफ वॉल्व हो गया है। जैसे स्कॉर वॉल्व हुआ ना, जैसे पानी उनी भर गया आपका एथी में, उसके बाद साफ सुथरा करना है, उसको साफ करने के लिए जो भी हम मतलब वॉल्व को खोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्कॉर वॉल्व, ड्रेनेज वॉल्व और ब्लोन ऑफ वॉल्व। ब्लोन मतलब नीचे का होता है तो ब्लोन हो गया। ओके ना। और ड्रेन वॉल्व, ड्रेन वॉल्व उसी को बोलते हैं, ड्रेन आउट करते हैं। स्क्वायर वॉल्व हो गया। ओके, इसी का नाम है। तो यहाँ पे सबसे नीचे वही होता है, लोअर मोस्ट पार्ट हुआ ना, उसके नीचे होता है चेक वॉल्व। तो लोअर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर मोस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर वॉल्व। आगे पॉइंट है, यूज्ड टू रिमूव द वाटर आउट फ्रॉम द इनर पाइप, मेंटेन रिपेयरिंग पाइप्स। हाँ, कह रहा है रिमूव द वाटर फ्रॉम द पाइप नेटवर्क ड्यूरिंग मेंटेनेंस रिपेयरिंग पाइप। ये सब करते वक्त हमको यूज पड़ता है इसका, किसका, इसका स्क्वायर वॉल्व का। ओके ना। अब आया चेक वॉल्व। तो चेक वॉल्व जो होता है, दिस वॉल्व प्रोवाइड द डिलीवरी पाइप, इसको हम डिलीवरी पाइप में प्रोवाइड करते हैं चेक वॉल्व का। यूज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो वाटर इन रिवर्स डायरेक्शन सिंगल यूनिडायरेक्शन। कहने का मतलब है कि इसको हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, चेक वॉल्व या तो रिफ्लेक्स वॉल्व या तो नॉन रिटर्निंग वॉल्व। पहले नंबर तो डिलीवरी पाइप में प्रोवाइड करते हैं। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो को प्रिवेंट कर देता है, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता। यही तो चेक वॉल्व होता है, तो रिफ्लेक्स वॉल्व होता है, तो नॉन रिटर्न वॉल्व होता है। नॉन रिटर्न में क्या होता है, डिलीवरी पाइप में प्रोवाइड करते हैं चेक वॉल्व को, जो चेक वॉल्व होता है ना डिलीवरी पाइप में प्रोवाइड करते हैं। ओके ना। इसमें बैक फ्लो को रोकता है और नॉन रिटर्निंग फ्लो इसमें काम करता है। ओके, आगे देखते हैं क्या है। प्रेशर रिलीफ, प्रेशर रिलीफ का एक्सेस प्रेशर को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेशर रिलीफ का। प्रिवेंट द वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग को रोकने के लिए प्रेशर रिलीफ का यूज करते हैं, प्रेशर रिलीफ का। हाँ, ओके। अब देखिए कौन वॉल्व, इसको हटाते हैं। आगे क्या है, ये और ही वॉल्व ही है। अब आता है एक पॉइंट जिसको बोलते हैं सर्विस कनेक्शन। तो सर्विस कनेक्शन का डाया भी पूछा जाता है, बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी गए हैं और इसका क्वेश्चन भी लगाए हैं। सो अपना 1 आवर्स का वीडियो कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल का। सो थैंक यू। हम आपको यहीं पे छोड़ रहे हैं पाइप में, और पाइप को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपका सर्विस कनेक्शन से अगला वीडियो कंटिन्यू किया जाएगा। सो थैंक यू, लव यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।